वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट टू। तो इसमें हम कवर करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। शुरू करते हैं और काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे इन पे। तो पहले हम देखते हैं कि किरचॉफ्स रूल्स होते क्या है। तो उसके दो रूल्स होते हैं। पहला होता है जंक्शन रूल और दूसरा होता है लूप रूल। तो पहले जंक्शन रूल देखते हैं हम लोग। जंक्शन रूल बेसिकली क्या बोलता है कि जंक्शन बेसिकली पहले मैं बता देता हूँ जंक्शन होता क्या है। जंक्शन मतलब अब मान लेते हैं मेरा एक ये ब्रांच है सर्किट का, जिसमें से कुछ करंट या रेजिस्टेंस कुछ भी हो है। ये एक दूसरा ब्रांच है, ये एक तीसरा ब्रांच है। तो ये जो पॉइंट है जिधर तीन या फिर उससे ज्यादा ब्रांचेस मिलेंगे, इसे जंक्शन बोलते हैं। तो अभी इधर तीन जगह से करंट आएंगे आ जाएंगे। तो मान लेते हैं इधर से I1 आया, इधर से I2 आया और इधर से I3 आया आ गया। तो फिर हमारा जो जंक्शन रूल है वो यही कहता है कि हमारा जो जो नेट करंट है जो इधर, इसको जंक्शन जे बोल देता हूँ मैं, इसको नोड भी बोलते हैं। तो नोड थोड़ा अलग होता है बट बस बहुत कम अंतर रहता है। बस नोड ऐसा होता है कि दो जगह मिलते हैं उसको भी नोड बोल ही देते हैं अगर ऐसा होता है। हाँ। तो अभी ये जंक्शन में जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है वो इक्वल रहेगा। मतलब इधर I1 प्लस I2 आ रहा है और I3 जा रहा है, मतलब I1 प्लस I2 I3 के बराबर रहेगा। कि भाई इतना करंट आया और इतना निकल गया, कुछ करंट बचा नहीं उधर। यही है मतलब ऐसा होता है कि चार्ज कहीं पे भी स्टोर नहीं होता है इधर वायर में। चार्ज इधर कहीं पे भी वायर में स्टोर नहीं होता। तो इसलिए जितना करंट आता है उतना करंट चले जाता है। यही होता है हमारा जंक्शन रूल कि जितना करंट घुस रहा है उतना करंट बाहर जा रहा है। यही होता है। अभी हम पढ़ेंगे लूप रूल। लूप रूल मतलब क्या होता है। लूप रूल में हम पोटेंशियल देखते हैं। तो मान लेते हैं मेरा ये सर्किट है, ये बैटरी लगा दी मैंने, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस ले लेते हैं। लूप रूल में होता है, इसको मैं वी मान लेता हूँ। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। ये है R1 R2 और ये करंट आई जा रहा है मेरे सर्किट में। तो मेरा लूप रूल ये कहता है कि मैं जब पूरे लूप में जाऊंगा ऐसे पोटेंशियल देखते हुए, तो फिर मेरा VB माइनस VA हो जाएगा V। मैं B से C गया, अभी B से C में देखेंगे तो मेरा करंट B से C जा रहा है एक रेजिस्टर के अक्रॉस। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है। तो फिर मेरा इस पे प्लस माइनस ऐसे होगा ना। तो मैं बी से सी जाने में मेरा पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो फिर मेरा वीसी माइनस वीबी हो जाएगा माइनस IR1। क्योंकि मेरा पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है ना। मेरा बी का पोटेंशियल सी से ज्यादा है, तो वीसी माइनस वीबी नेगेटिव रहेगा। ऐसे ही वी वी माइनस वीसी भी नेगेटिव रहेगा। और डी और ए तो सेम पॉइंट है, तो मैं उसको वी ए माइनस वी डी लिख रहा हूँ। तो ऐसे अब हम ऐड करेंगे तो वी बी कट जाएगा, वी ए कट जाएगा, वी सी कट गया, वी डी कट गया। तो फिर V माइनस IR1 माइनस IR2 इक्वल जीरो आ गया। मतलब करंट जिस डायरेक्शन में जाता है, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस उल्टे डायरेक्शन में रहता है। मतलब करंट लेफ्ट राइट जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस में लेफ्ट में ज्यादा है। तो हम जब वोल्टेज लॉ लगाते हैं, जब हम उस डायरेक्शन में ऐसे जाते हैं, मैं जब बी से सी जाऊंगा वोल्टेज लॉ लगाते वक्त, तो फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है। जब मैं ए से बी गया, मेरा सेल है उसमें ऊपर की तरफ ज्यादा, मेरा मेरा बी की तरफ लंबा है, मेरा बी का पोटेंशियल ज्यादा है, तो फिर इधर मेरा प्लस वी आया है। मैं जब रेजिस्टेंस का क्रॉस किया करंट की सेम डायरेक्शन में, तो मेरा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए माइनस आई आर बनाएगा उधर। और ऐसे ही सी से डी में भी होगा। और डी और ए में तो पोटेंशियल जीरो ही, मतलब सेम ही है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस डी और ए में जीरो है, तो इसलिए उसका जीरो ही रहेगा। तो फिर ऐसे लगाते हैं हम लूप रूल। तो मेरा लूप रूल यही कहता है कि ऐसे जब हम पूरे लूप में जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाता है नेट। और वही इधर हमें आया है क्योंकि जैसे देखा रहेगा इधर वीबी वीबी वीए वीए वीडी वीडी वीसी वीसी सब कट गए तो जीरो हो जाता है वो पूरे लूप में जाने पर, क्योंकि हम सेम पॉइंट पे आ रहे हैं वापस।
तो सेम पॉइंट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो ही रहेगा। तो ये होता है लूप रूल। हम प्रॉब्लम्स के थ्रू इसे समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अभी इधर मेरा प्लस ई है। इधर मेरा मेरा प्लस ई नहीं, मतलब ई मेरा एक सेल है मान लेते हैं। जो है 15 वोल्ट 15 वी का। अभी हम इस पे लूप रो लगाना चाहते हैं। पहले हम एक डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। नॉर्मली हम करंट के सेम डायरेक्शन में लेते हैं क्योंकि वो आसान रहता है। तो इसमें हमने ऐसे लिया है, ये अंदर के एरो से दिखाया हुआ है। तो अभी हम जाते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने पे मेरा ई ई आ रहा है बीच में, और ई ऊपर की तरफ प्लस है, मतलब वी भी मैंने लिया मेरा पॉजिटिव है। तो मैं प्लस ई लिख सकता हूँ। तो प्लस ई लिखा मैंने। अभी बी से सी जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो उसमें पोटेंशियल कम हो जाता है। तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सी और बी में, वो तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए मेरा आएगा इधर IR1। अभी मेरी सेम चीज होगी R2 के साथ, क्योंकि मैं करंट डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ। तो माइनस IR2 हो जाएगा। और डी में तो जीरो ही है। तो ये हो गया मेरा लूप रूल। मतलब IR1 को मैं VR1 भी लिख सकता हूँ, और IR2 को VR2। आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन EMF का कॉन्सेप्ट यूज करता है, जो हमने पिछले चैप्टर में किया था, पिछले लेक्चर में किया था। तो इसमें दिया है कि हमारा EMF 12 वोल्ट है एक बैटरी का। तो मैं बना देता हूँ पहले इसमें इंटरनल। तो ऐसे बना देते हैं। ये है 12 वोल्ट, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम्स। अभी पूछ रहे हैं ये लोग कि मैक्सिमम करंट कितना हम ले सकते हैं इस बैटरी से। तो करंट मेरा V बाय आर होता है। V बाय आर कितना नेट है सर्किट में। तो अभी अगर मैं आर बढ़ाऊंगा तो मेरा करंट कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम करंट के लिए मेरा रेजिस्टेंस हमें कम करना पड़ेगा। तो फिर इसको मैं जीरो ही ले लेता हूँ, जब बाकी रेजिस्टेंस को जो बाहर का है। तो मेरा सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा सर्किट में। मेरा करंट जाएगा ऐसे, आई आई। तो फिर 12 माइनस 0.4 आई इक्वल जीरो हो गया। मैंने अभी लूप रूल लगाया है इधर। लूप रूल कैसे लगाया है, ये मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया इधर। इधर ऐसे डायरेक्शन लिया ना हमने, तो फिर पॉजिटिव उसका राइट से रहेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव से करंट निकल रहा है ऐसा लेते हैं। तो अभी मैं इधर ए से जब बी में जाऊंगा तो मेरा प्लस 12 आ जाएगा। फिर मैं जब बी से सी में जाऊंगा तो फिर मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और मैं रेजिस्टर के अक्रॉस जा रहा हूँ। तो मेरा माइनस 0.4 आएगा। इधर से मेरा आई का वैल्यू आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 0.4 इक्वल्स 30 एम्पियर्स। तो मैक्सिमम करंट जितना हम ड्रॉ कर सकते हैं इससे 30 एम्पियर्स है। ये क्यों है, क्योंकि हमारा जो 0.4 ओम्स है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो हमेशा रहेगा हमारे सर्किट में, क्योंकि वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल के साथ ही है, वो सेल के साथ जुड़ा हुआ है। तुम 12 वोल्ट डालोगे तुम्हें वो भी मिलेगा। तो फिर अगर हमें करंट को बढ़ाना है, मतलब जितना ले सकते हैं उतना लेना है, तो बाहर वाला रेजिस्टेंस ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाला कम नहीं कर सकते हैं। तो बाहर वाला हमने जीरो कर दिया, तो सिर्फ अंदर वाला लग रहा है, और उससे ही ये 30 एम्पियर्स आया है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर अभी ये प्रॉब्लम आप ट्राई करिए, पॉज कर दीजिए वीडियो, मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो चालू करते हैं। एक बैटरी है जिसका EMF 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम्स है। बना देते हैं। ये मैं बना दिया 10 वोल्ट्स 3 ओम्स। ये हो गया मेरा बैटरी नेट, टोटल बैटरी EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस मिला के। अभी इसे एक रेजिस्टर से कनेक्ट किया है। फिर मैं ऐसे दिखा देता हूँ। इसका रेजिस्टेंस R मानते हैं। तो अभी ये लोग कह रहे हैं कि सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है, और I का वैल्यू है
0.5 एम्पियर्स। तो अभी हमें फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस क्या है, आर। आर फाइंड करना है हमें। तो इस पे लूप रूल लगाते हैं। तो फिर ये हो गया मेरा ए, बी, सी। मैं पहले ए से बी जाऊंगा, फिर बी से सी जाऊंगा, फिर सी से ए जाऊंगा। हो जाएगा मेरा पूरा सर्किट। तो चालू करता हूँ। मैं पहले ए से बी गया तो मेरा 10 आया, क्योंकि ए से बी जाने में मेरा +10 वोल्ट हो रहा है। फिर बी से सी चलते हैं, तो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं और 3 ohms के अक्रॉस जा रहे हैं, तो मेरा -3 आई होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। फिर ऐसे ही -IR हो जाएगा, सी और ए से जब जाएंगे, सी से ए। मेरा आई का वैल्यू अभी डाल देते हैं। तो 10 -3/2 -R/2 इक्वल 0। ऐसे ही मेरा आर आ जाएगा 17 ohms। आर आ गया हमें 17 ohms। अभी हमें पूछा है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इन द सर्किट इज क्लोज। तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी क्या होता है, ये पूरा चीज मेरा बैटरी है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस मिला के। तो टर्मिनल वोल्टेज मतलब इस पूरे चीज के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो उसके लिए मैं वी सी माइनस वी ए नहीं कर सकता हूँ, ये पॉइंट मेरा सी ही है, इस पूरा सेम है। तो वी सी माइनस वी ए है, तो मुझे वी सी माइनस वी ए इक्वल्स 10 - 3 आई नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं लूप रूल में भी तो यही करता हूँ। लूप रूल में हम क्या करते हैं, वीबी माइनस वी ए प्लस वी सी माइनस वी बी। तो ये वी सी माइनस वी ए ही तो हो गया। तो ये आ जाता है 10 - 1.5 8.5 वोल्ट्स। यूनिट्स का ध्यान रखना है। अगर करंट मिली एम्पियर्स में दिया रहेगा तो हमें एम्पियर्स में कनेक्ट एम्पियर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे फिर सॉल्व करना होगा। तो एक बार वापस बता देते कि हमने ये प्रॉब्लम कैसे किया है। हमें पहले दिया हुआ है एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट्स और इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ohms, और उसको एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर रखा है जिसका हमने आर माना है। और हम हमें दिया हुआ है कि सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है जिसका वैल्यू है 0.5 एम्पियर्स। तो फिर हमने लूप लॉ लगाया, 10 - 3i - IR इक्वल 0। तो इधर से हमें आर मिल गया। फिर अब हमने दूसरे पार्ट में टर्मिनल वोल्टेज निकाला जो कि बैटरी के क्रॉस होगा, जो कि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को मिला के इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो है। आगे बढ़ते हैं। तो वापस आप वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए, मैं आपसे बताता हूँ। सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ है 1.1 वोल्ट। कभी भी सर्किट्स के क्वेश्चन में पहले अच्छे से सर्किट बनाना हेल्प करता है काफी, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि हमें पूछा क्या जा रहा है और हमारे पास क्या क्या मालूम है, उससे हम कैसे निकाल सकते हैं उससे। ये 0.5 ohms इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसे कनेक्ट किया है, इसे कनेक्ट किया हुआ है एक वायर से जिसका रेजिस्टेंस है 0.5 ohms। तो पहले ऐसे है हमारा, ये ऐसे था पहले, और फिर बाद में और एक सेल कनेक्ट कर दिया है सेम ईएमएफ का, बट उसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नहीं मालूम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अब तक 0.5 है। ये हो गया 0.5 ohms। दोनों का ईएमएफ सेम है, ये 0.5 ohms। और हमें ये दिया है कि दोनों में करंट आई का वैल्यू सेम है। तो आई का वैल्यू पहले हम निकालते हैं पहले वाले सर्किट से। तो फिर उसमें हम लूप लॉ लगाते हैं, 1.1 माइनस 0.5 आई माइनस 0.5 आई इक्वल 0। तो इधर से हमें आई का वैल्यू आ जाएगा 1.1 एम्पियर्स। अभी हम दूसरे वाले में लूप लॉ लगाएंगे वापस। तो ये हो जाएगा 1.1 माइनस 0.5 आई प्लस 1.1। अब इधर प्लस 1.1 हो क्योंकि वापस हम इधर से इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, बड़ा डंडी राइट साइड है।
माइनस, इसको मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, तो आई आर माइनस 0.5 आई इक्वल 0। अभी हमें ये मालूम है कि आई का वैल्यू 1.1 आते थे, तो हम इसमें डाल देंगे 1.1 माइनस 0.5 और 0.5 आई कंबाइन करके 1 आई बना दूंगा, और 1 आई का वैल्यू है 1.1, तो 1.1 हो जाएगा ये, फिर प्लस 1.1 माइनस 1.1 आर इक्वल 0। 1.1 1.1 कट गया, तो मेरा हो गया ये ये इधर से 1.11 हो गया है ये हमारा। हाँ सही है अभी। हम्म तो अभी आर का वैल्यू आ गया 1 ओम्स। ठीक है, समझ गया कैसे किया हमने? पुराना सर्किट बनाया और नया सर्किट बनाया, और हमें दिया है कि दोनों में करंट सेम है, तो बस करंट का वैल्यू निकाला पहले वाले से और दूसरे वाले में पुट कर दिया, तो उससे हमें आ गया आर का वैल्यू। तो अभी हमें दिया है कि एक करंट 4/3 ओम्स के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। अच्छा ठीक है, हमें करंट निकालना है, दो सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हुए हैं। इसका हमने पिछले वीडियो में किया था, एक्सप्रेशन निकाला था उसका। तो मान लेते हैं ऐसा एक सेल है, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है दूसरा सेल, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये है 4/3 ओम्स, ये है 2 वोल्ट्स, 1 वोल्ट्स, 1 ओम्स, 2 ओम्स। तो इसको या तो हम बारी बारी लूप लूप एनालिसिस करके कर सकते हैं, लूप लॉ लगा के, या फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके एक सर्किट में बना देंगे इसको। हमारा फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में किया था, तो वो क्या था? वो था हमारा जो नेट ई रहेगा ईएमएफ, वो रहेगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो इधर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, तो 5/3 हो गया वोल्ट्स। और हमारा आर इक्वालेंट रहेगा, 1/R इक्वालेंट था 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इधर से आ जाएगा हमारा आर इक्वालेंट इक्वल्स 2/3। तो अभी हम नया सर्किट बना देते हैं इससे। तो ये हो गया 2/3 ओम्स, 4/3 ओम्स, और ये होगा 5/3 वोल्ट्स। हमें करंट ही निकालना था, तो इधर मिल जाएगा वो 5/3 माइनस 2/3 आई माइनस 4/3 आई इक्वल 0। ये हमने लूप लॉ लगाया, तो आ जाएगा 5/3 माइनस 2 आई इक्वल 0। मेरा आई का वैल्यू आ गया 5/6 एम्पियर्स। डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाने से क्वेश्चन इतना सिंपल हो गया है, तो इसलिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन काम का है। तो हम आगे देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन थोड़ा आगे, अच्छा, इस वाले में नहीं है, ठीक है। तो ये एक सवाल है जिसमें हमारे पास दो लूप्स है। मतलब वैसे तो 3 लूप है, बट छोटे छोटे 2 लूप है जो मिनिमम साइज के हैं। ये एक हो गया, और दूसरा ये नीचे वाला। तो इस हम इन दोनों में लूप लगा के ये सर्किट सॉल्व करना होगा। तो आइए ये करते हैं। हम्म, तो हम पहले सॉल्व करते हैं ए एच डी सी बी सर्किट में। ए एच डी सी बी। तो हम चालू करते हैं डी से सी में। तो डी से सी जाने में हमारा प्लस 45 हो रहा है, तो 45। फिर हमारा सी से बी जाने में हमारा, हम इधर से करंट मानते हैं I1, कि ये I1 ऊपर वाले में फ्लो कर रहा है और नीचे वाले में I2, तो I2 का डायरेक्शन इधर से रहेगा और I1 का भी इधर से रहेगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो -1 इंटू I1 प्लस I2 रहेगा इधर,
फिर हम जाते हैं बी से ए में, तो उधर भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मेरा आई थ्री जो है उसका वैल्यू आई वन प्लस आई टू आ रहा है ना। हम्म? अगर हम इधर जंक्शन ए पे करंट लॉ करंट लॉ लगा देंगे, जंक्शन लॉ, तो क्या आएगा हमें, हमारा जो करंट घुस रहा है वो आई थ्री है, और जो करंट निकल रहा है वो आई वन प्लस आई टू है। तो इस पूरे बीच वाले में आई वन प्लस आई टू दोनों फ्लो कर रहा है, आई वन और आई टू दोनों फ्लो कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको माइनस वन इंटू आई वन प्लस आई टू लिख पा रहा हूँ उधर। ऐसे ही माइनस फोर्टी आई वन प्लस आई टू हो जाएगा। फिर आएगा हमारा ए से बी, ये वाला हिस्सा, तो इसमें सिर्फ आई वन फ्लो कर रहा है, तो इधर माइनस थर्टी आई वन हो जाएगा। फिर एच और डी तो सेम पॉइंट्स है, तो उनके बीच में जीरो रहेगा, तो जीरो आ गया। इसको मैं लिख देता हूँ एक बार वापस। ये है मेरा पहला इक्वेशन। अभी हम लगाएंगे लूप लॉ नीचे वाले सर्किट में। तो इसमें हम ऐसे जाएंगे, लूप लगाते वक्त करंट के डायरेक्शन में, तो जी से एफ जाएंगे पहले, और लिख लेता हूँ सर्किट का नाम, जी एफ ई डी सी बी ए। तो आएगा 80 माइनस वन इंटू आई टू, माइनस 20 इंटू आई टू, माइनस, अभी इसमें ये 45 वाला वापस आ गया है, और हम डी से सी जा रहे हैं, तो इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज, तो इधर प्लस 45 आएगा। फिर वन ओम्स वापस, तो ये तो आई वन प्लस आई टू हो जाएगा। फिर वापस 40 के साथ माइनस फोर्टी आई वन प्लस आई टू इक्वल जीरो। तो इसको भी लिखते हैं अच्छे से, ये 125 बन जाएगा, 80 प्लस 45, 125 माइनस 121, 22, 62, माइनस 62 आई टू, माइनस 41 आई वन इक्वल जीरो। तो हम अभी इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा आई वन और आई टू का वैल्यू। ये होगा हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, केसीएल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, केसीएल किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ए नोड कैन स्टोर एनर्जी, कि एक नोड एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो मैंने पहले बताया था कि कोई भी चार्ज नोड पे रह नहीं सकता है, तो ये एनर्जी स्टोर तो नहीं कर पाएगा। बी, देयर कैन नॉट बी एन accumulation ऑफ चार्ज एट अ नोड, मैंने यही तो कहा था कि नोड नोड पे चार्ज रह नहीं सकता है, तो ये सही है। फिर चार्ज accumulation इज पॉसिबल एट नोड, ये तो उल्टा ही है, तो गलत है, चार्ज accumulation मे और मे नॉट बी पॉसिबल, ये भी गलत है, क्योंकि हमें मालूम है कि पक्का चार्ज accumulation पॉसिबल नहीं है नोड पे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट्स अकॉर्डिंग टू केसीएल। तो केसीएल हमारा करंट का लॉ है, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं उसे। तो उसके हिसाब से एक नोड में या जंक्शन में जितना भी करंट घुस रहा है उतना सारा करंट निकलेगा, किसी भी साइड कोई भी ज्यादा नहीं हो सकता। तो देखते हैं कौन कितना करंट घुस रहा है। घुसने का करंट आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर है, और निकलने का करंट है आई वन प्लस आई फाइव। ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन करंट्स अकॉर्डिंग टू केसीएल। तो और एक एमसीक्यू है, algebraic sum of voltage around any closed path in a network is equal to, क्लोज पाथ मतलब एक पूरे लूप में जा रहे हैं, कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं पूरा घूम के। तो इधर एल्जेब्रिक सम मतलब साइन के साथ लेना है। तो ये तो हमारा लूप लॉ ही तो हो गया, वोल्टेज वोल्टेज लूप लॉ जो तो हम लगाते हैं उसमें यही तो करते हैं, कि एक कि कोई सर्किट है, कोई ए से चालू किया, पूरा सर्किट घूम के हम वापस ए तक आते हैं। और इसमें क्या होता है,
हमारा जो भी वोल्टेज डिफरेंस आता है उनका सम इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अभी आते हैं हम न्यूमेरिकल पर। हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम्स रेजिस्टर। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, आई। तो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम्स रेजिस्टर क्या होगा, V इक्वल्स आई आर। तो इसके लिए हम हमें R तो मालूम है बट हमें I फाइंड करना पड़ेगा। I फाइंड करने के लिए हम लूप लॉ लगा सकते हैं। करंट का डायरेक्शन इधर उल्टा आ गया था। जो बड़ी डंडी है हमारी वो सेल की वो नीचे है, तो करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो हम लूप लॉ लगाते हैं। तो ऐसे हम जाएंगे लूप लॉ लगाने के लिए। आएगा 12 माइनस 15i माइनस 10i माइनस 5i इक्वल 0। 12 माइनस 20i इक्वल 0, 30 आएगा इधर। तो i इक्वल्स 12/30, ये आ जाएगा 4/10, तो 0.4 एम्पियर्स। तो वी आर आ जाएगा मेरा 0.4 इंटू 10 इक्वल्स 10 वोल्ट्स। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अभी हम देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट रहता है जिसमें ये बैटरी है नीचे ई वाली, और इधर एक ब्रिज जैसा बना हुआ है रेजिस्टेंस से। तो इसमें चार रेजिस्टेंस होते हैं, ए से बी, फिर बी से सी, फिर एक ए से डी और डी से सी। और जो बी और डी है वो एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हल्का सा चेंज इन करंट मेजर कर पाता है। एकदम छोटा भी चेंज होता है करंट में वो मेजर कर लेता है। तो इधर से इधर करंट कब फ्लो करेगा, या फिर उल्टा, जब बी और डी में कोई पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। क्योंकि अगर बी और डी का पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो गैल्वेनोमीटर हम वैसे ही देखने के लिए यूज करते हैं कि अब बी और डी का पोटेंशियल सेम हो रहा है एग्जैक्टली कि क्या उनमें करंट फ्लो कर रहा है बीच में। तो ये बी और डी का करंट, बी और डी का पोटेंशियल सेम कब रहेगा। तो इसमें करंट नहीं जा रहा है, तो हम आई टू इक्वल्स आई फोर मान सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। अगर हमारा बीच में करंट नहीं जा रहा है तो मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा पोटेंशियल इधर उधर सेम रहेगा। तो बीच में वायर हो ना हो उतना मतलब है नहीं, अगर मैंने लिखा कि पोटेंशियल सेम है। अभी मैं चाहता हूँ ए बी सी के रास्ते से, तो मैं लिख सकता हूँ ई माइनस ए बी के रास्ते से जा रहा हूँ। ये आई वन ले लेता हूँ सेम है, और आई टू ऊपर वाला आई टू ले लेता हूँ, नीचे वाला आई वन ले लेता हूँ। ई माइनस आई टू आर टू माइनस आई टू आर फोर इक्वल 0। और साथ ही ई माइनस आई वन आर वन माइनस आई वन आर थ्री इक्वल 0। तो इन्हें इक्वेट कर देते हैं। तो आ जाएगा आई टू आर टू प्लस आर फोर इक्वल्स आई वन आर वन प्लस आर थ्री। अभी मेरा आई वन और आई टू का वैल्यू क्या होता है, आई वन और आई टू का वैल्यू हो जाएगा मेरा ई डिवाइड बाय आर वन प्लस आर थ्री। हमने इधर तो ये यूज ही नहीं किया कि हमारा पोटेंशियल बी और डी पे सेम है। तो मैं अगर सी को जीरो पोटेंशियल मान लूं तो मैं बी का पोटेंशियल लिख सकता हूँ आई टू आर फोर, और मैं डी का पोटेंशियल लिख सकता हूँ आई वन आर थ्री।
और I2 का वैल्यू मैं इधर डाल दूंगा। I2 का वैल्यू है E डिवाइड बाय R2 प्लस R4, और साथ ही I1 का वैल्यू भी डाल देते हैं। तो मेरा इधर ये आ जाएगा कि 1 डिवाइड बाय R2 बाय R4 प्लस 1 इक्वल्स 1 डिवाइड बाय R1 बाय R3 प्लस 1। तो इधर से ये आ जाएगा कि R2 बाय R4 इक्वल्स R1 बाय R3। तो इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, R2 बाय R1 इक्वल्स R4 बाय R3, कि मेरा R2 और R1 ऊपर नीचे वाला रेजिस्टेंस, और R4 और R3 ऊपर नीचे वाला रेजिस्टेंस, इनका रेशियो हमेशा सेम रहता है, ये वाला R2 बाय R1 इक्वल्स R4 बाय R3। तो ऐसे यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इस ब्रिज में। तो इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, कि इनका रेशियो सेम हो जाता है अगर करंट बीच में ना फ्लो कर रहा हो, अगर पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट डी सेम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन से देखते हैं। तो हमारे पास पी क्यू आर और एस है चार वायर, जिनका रेजिस्टेंस है 3 3 3 और 4। दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म 4 आर्म्स ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बनाते हैं हम। ये है, ये है, ये है, और ये। और हम कोई तो रेजिस्टेंस शंट कर रहे हैं किसी रेजिस्टेंस के साथ, ताकि ब्रिज बैलेंस हो जाए। ब्रिज बैलेंस हो जाए मतलब बी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया, उसी को ब्रिज बैलेंस होना बोलते हैं। तो हमारा बैलेंस होने का कंडीशन था क्या, कोई भी तीन ले लेता है। बैलेंस होने का कंडीशन तो ये हो गया इधर देखो, ये R2 है, ये R1 है, R4 R3, R2 बाय R1 इक्वल्स R4 बाय R3। तो इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स R4, 3 डिवाइड बाय 4। बट ये तो इधर नहीं हो रहा, तो इसीलिए इन लोग ने रेजिस्टेंस एस शंट की तरह लगाया है इधर। इसके साथ ये लगा लिया एस पैरेलल में 4 के साथ, ताकि उसका वैल्यू कम हो जाए। पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हो नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है और वो 3 बन जाए। तो इधर हमारा R3 और S का जो कॉम्बिनेशन है वो 3 रहना चाहिए। तो फिर निकालते हैं हम 1 बाय आर इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इक्वल्स 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो आर इक्विवेलेंट है हमारा 3, तो 1 बाय 3 इक्वल्स 1 बाय 4 प्लस 1 बाय S। तो इधर से आ जाता है हमारा S इक्वल्स 12 ओम्स। तो इतना हमें शंट रेजिस्टेंस लगाना है R3 के पैरेलल में, ताकि ये ब्रिज बैलेंस हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आज इस बार हमने मेनली फोकस किया था सर्किट्स पर। अगली बार भी हम सर्किट पे काफी फोकस करेंगे, बट अगली बार कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। और मैं गूगल फॉर्म का लिंक भी निकाल दूंगा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, मोस्टली इसी वीडियो में अटैच रहेगा। तो वो अटेम्प्ट कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में उसके भी आंसर डिस्कस हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।